नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात में आज हमारे साथ है सुखदेव सिंह जी चौहान, जो राजस्थान जन विकास परिषद के प्रवक्ता हैं, प्रदेश महासचिव हैं। जैसा कि संपूर्ण देश में इस समय किसानों की बातें की जा रही हैं, किसान क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, साथ ही 3 ऐसे विधेयक लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्हें 5 जून को लागू करने की बात थी, अभी तक देश भर में उन्हें लागू नहीं किया गया है। लागू किए जाने की और सरकार की मंशा है। केंद्र सरकार लगातार इस योजना को धरातल पर लागू करना चाह रही है, लेकिन उससे पहले ही हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए का घटक है, जो कि सुखबीर सिंह बादल की पार्टी है, अकाली दल के नाम से जाना जाती है। पंजाब में अपना अच्छा वर्चस्व रखती है और एनडीए का घटक भी है। सुखदेव जी, एक भारतीय जनता पार्टी का घटक है अकाली दल सुखबीर सिंह बादल की पुत्रवधू हरसिमरत कौर ने अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। क्या लगता है, सियासत एक बार फिर तेज हो गई है? किसानों के नाम पर सरकार छलावा करती फिर आ रही है, क्योंकि अन्नदाता किसान होता है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यह सिर्फ कहा जाता है, लोकसभा और संसद में जाते ही अधिकतर नेता किसानों की बातों को भूलते नजर आते हैं। एक हरसिमरत कौर पहली ऐसी नेता निकली है जिन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री पद को खोया है, एक अकेले अन्नदाता के लिए, क्योंकि अन्नदाता देश का पेट भरता है। क्या लगता है? देखिए, राजनीति हमेशा किसानों के ऊपर होती आई है जी। और मुख्य मुद्दा बनता है जी। लेकिन जो किसानों की जो वास्तविक जो समस्या है, या यूं कहें कि उनकी जो वास्तविक पीड़ा है, उस पीड़ा को राजनीति से हमेशा दूर रखा जाता है। अभी जो नए 3 कृषि जो अध्यादेश बिल लाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, पहले आप दर्शकों को बताएं, क्योंकि दर्शक लाइव देख रहे हैं, फेसबुक लाइव के जरिए लाइव भी देख रहे हैं। 3 अध्यादेश क्या क्या हैं? देखिए, 3, क्योंकि अभी तक शायद असमंजस है कि अध्यादेश है तो क्या है। देखिए, अध्यादेशों का अगर हम पूरा मोटा मोटी अगर आप उसको पूरा समीकरण देखें, या उसको हम ये कहें कि उसका हम निचोड़ निकालें, तो निचोड़ इस तरीके से निकल के आता है कि पूर्ण रूप से ये जितने भी जो तीनों विधेयक हैं, ये बिल्कुल किसान के विरोध में है, अर्थात किसान विरोधी है। उनका किसानों के हित के साथ कोई भी बात नहीं है। जो भी है वो किसानों के अहित में है। मैं 7 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये जान करके सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा कि किस तरीके से ये किसानों के अहित में है। नंबर 1, मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जहां पे हमारा जो किसान है वो गांव से चल करके मंडी के अंदर अपनी जो किसान की जो खेती है जो बेचता है, मंडी व्यवस्था खत्म होगी। नंबर दूसरी बात जो सबसे अहम है कि निजी कारोबारियों की मनमानी बढ़ जाएगी, अर्थात जो कॉरपोरेट जगत है वो कॉरपोरेट जगत भी किसानी में आ जाएगा। आपके किसान का जो खेत की जो मेड़ है वो खत्म होगी, जिसकी वजह से किसान अपने ही खेत के अंदर एक तरीके से मजदूर बनेगा। नंबर तीसरी बात, किसानों की खेती पर निजी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा। निजी कंपनियां जिस तरीके से कॉरपोरेट जगत को ये लेके आ रहे हैं, उससे होगा क्या कि जो किसानी है उस किसानी का भी आपने पूर्ण रूप से व्यवसायीकरण कर दिया। और सरकार को एक चीज समझ में नहीं आती, आपके सामने ऐसे हजारों उदाहरण हैं। आज से 20 वर्ष पहले पेप्सिको कंपनी ने गुजरात के अंदर और पंजाब के अंदर आलू टमाटर इसी तरीके से उत्पादन किया था, जो बाद में जाकर के बहुत ही एक किसानों के लिए एक वो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत नुकसानदायक बना। नंबर 4था पॉइंट, प्राइवेट कंपनियां ही अब फसल की कीमत तय करेगी। अब आप बताइए मुझे कि पहले ही ऑलरेडी किसान इतना परेशान है, जब उसकी उपज आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टमाटर है, जब टमाटर की उपज आती है तो किसान 1 रुपए किलो में बेचता है। अब तो होगा ये कि सरकार जो एमएसपी तय करती थी, अब वो प्राइवेट कंपनियां उनका जो मूल्य है वो तय करेंगी, तो किसान की फसल वहां भी खराब है। 5वां जो उपज है, जैसे मान लो आज उपज आई सरसों की आती है या गेहूं की आती है, तो उसमें हमारे पास में भंडारण क्षमता है नहीं है। मंडियां बिल्कुल पूरे भारतवर्ष के अंदर मंडियों की संख्या कितनी सी है, मुश्किल से 5000 है। कुल गांव अगर भारतवर्ष में देखें तो लगभग 70 लाख के आसपास में। तो फिर ये इस तरीके से कैसे होगा, क्योंकि आज मंडियों की जो जरूरत है वो लगभग 50,000 मंडियों की जरूरत है। तो जब स्टोरेज उपज का जो स्टोरेज नहीं होगा, उससे क्या होगा कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो उस समय तो खरीदेंगी, फिर उसके बाद में उसका वो कालाबाजारी करेंगी। नंबर 6, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हम एमएसपी कहते हैं,
वो एमएसपी अब कौन तय करेगा? वो प्राइवेट कंपनियां तय करेंगी, जो हमेशा से जो सरकार तय करते आई है। क्योंकि आप एक और स्थिति देखिए कि किसान को एमएसपी अर्थात जो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वही उसको जब नहीं मिल रहा, तो प्राइवेट कंपनी जब वो तय करेंगी तो वो कैसे मिलेगा? नंबर 7, एक और इस अध्यादेश में एक जो चीज आई है वो आई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है कि गांव की जो खेती है वो उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, अर्थात निजी कंपनियां, कॉर्पोरेट जगत आएगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि ये इतना एकड़ की जो जमीन है, इस एकड़ की जमीन के ऊपर आप ये फसल कीजिए। उसी समय वो रेट तय करेगा। रेट तय करने के बाद में जब किसान की फसल आ जाएगी, उसके बाद में फिर क्या होगा? असली गेम फिर उसके बाद में होगा, क्योंकि फिर वो ये कहा जाएगा कि साहब जितना फसल की जो गुणवत्ता थी उतनी गुणवत्ता नहीं है, इस वजह से आपको रेट 1700 की जगह हम 1100 देंगे। अब मुझे बताइए कि अब किसान कहाँ जाएगा? देखिए सुखदेव जी, आपने एक बात कही कि किसान जब पैदा करता है उस टाइम टमाटर 1 रुपये किलो होता है, प्याज 5 रुपये किलो होते हैं, लेकिन बाद में वो 100 रुपये किलो आसमान के भाव छू जाते हैं। कौन सी सरकार में ऐसा नहीं हुआ? कांग्रेस में नहीं हुआ, बीजेपी में नहीं हुआ, कांग्रेस कौन सी सरकार में नहीं होता? देखिए, और उसका उपाय क्या है? उसका उपाय क्या है? देखिए, बात अभी तक भी ऐसा ही होता है। देखिए, बात यहाँ बीजेपी या कांग्रेस सरकार की नहीं है, बात है वर्तमान में जो आए हुए अध्यादेश है उनकी है, बात है उस किसान की अर्थव्यवस्था की है। आप विडंबना देखिए कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाता है वो देश का किसान निभाता है। जब अभी जो इस क्वार्टर की मैं बात करूं तो अर्थव्यवस्था -23% है। सहारा किसने दिया? किसान ने दिया। एग्रीकल्चर की जो जीडीपी थी वो +3.4% थी कि आपकी अर्थव्यवस्था को सहारा देश का ये धरती का लाल अर्थात ये किसान दे रहा है। लेकिन इस किसान की अर्थव्यवस्था पर कोई बात नहीं करता। आप बार बार कहा जाता है कि लोन माफ कीजिए, आप बार बार कहा जाता है कि पैसा दीजिए। ये समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल एक ही है कि फसल की उपज का उसको उचित समर्थन मूल्य मिले, उसकी लागत का मूल्य मिले। क्योंकि आप एक और चीज देखिए, कॉर्पोरेट जगत है, कंपनियां हैं, अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उस पे एक चीज लिखा आता है MRP अर्थात मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और किसान को क्या मिलता है? MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब कारोबारी तो अपना प्रोडक्ट मैक्सिमम पे बेचे और किसान का जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम सपोर्ट वैल्यू पे बिके। तो ऐसा नहीं हो सकता है। किसान के लिए भी उसका अपना MRP होना चाहिए कि अर्थात किसान तय करे कि भाई मेरी जो फसल है, मेरा जो प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू कितनी है। बिल्कुल सुखदेव जी, आपने आपको एक आंकड़ा देता हूं कि प्याज अभी जब मार्केट में आया था तो मंडियों में किसान से खरीदा गया 3.5 रुपए में, ठीक है, और 3.5 रुपए प्रति केजी में किसान से खरीदा गया। आपको जान करके बड़ा वो लगेगा, उसकी लागत थी 9 रुपए। अब उस बीच के हिस्से का भुगतान कौन करेगा? ये किसान की दुर्दशा अभी से नहीं है, काफी समय से ये बहुत ज्यादा खराब है। अब सरकारों को जरूरत थी इसमें आगे आने के लिए। कहा तो गया था कि 2022 तक हम आमदनी को दुगना कर देंगे, लेकिन आप रिपोर्ट देखिए, आप आंकड़े देखिए। 2016 के बाद में तो आंकड़े प्रकाशित ही नहीं हुए। 2016 का इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि एक किसान की जो आय है वो प्रतिवर्ष 20,000 रुपए है। आप ताजुब करेंगे, एक किसान की आय 20,000 रुपए प्रति वर्ष अर्थात 1700 रुपए। 1700 रुपए प्रति माह में कौन क्या कर सकता है? इस चीज को कोई भी नहीं देखता कि किसान की दुर्दशा कितनी खराब है। जी, कहीं ना कहीं किसान अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो या फिर समर्थन मूल्य की बात हो, किसान हर वर्ष इसी तरह से किसी ना किसी पेज में ऐसा फंसता आता है कि वह लगातार कर्जे में डूब जाता है। सुखदेव जी, क्या लगता है समर्थन मूल्य के आज लड़ाई बरसों से जारी है, फिर भी सरकार नहीं दे पा रही है? क्या लगता है किसानों की बात नहीं हो रही है या फिर सरकार नहीं चाहती कि किसान को उसका समर्थन मूल्य मिले? आपने जो चीज उठाई वो बहुत ही सही उठाई है, और उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि काफी जगह के ये जो बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एग्रीकल्चर पे खासकर जो काम करते हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है। एक तरीके से अर्थशास्त्र के अंदर ये कहा गया कि आप किसी भी तरीके से किसानी को खत्म कीजिए, जिससे देश की जीडीपी बढ़ेगी, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। क्योंकि
क्योंकि क्या होता है कि कॉरपोरेट जगत को मजदूर चाहिए। वो मजदूर कब होगा? जब किसानी खत्म होगी, और किसानी जब खत्म होगी तो वहां जो व्यक्ति गांव में जो काम कर रहा है वो वहां से चल करके शहर में आकर के दिहाड़ी मजदूर बनेगा। अब वो तो पहले की प्रक्रिया थी, लेकिन इस कृषि अध्यादेश बिल जो अब लाया जा रहा है, उस बिल से तो व्यक्ति किसान जो है वो ऑटोमेटिक रूप से अपने ही खेत के अंदर वो दिहाड़ी मजदूर बन जाएगा। अब एक और मेरे पास में एक आंकड़ा मुझे याद है कि हर किसान के हर परिवार पर 47,000 का लगभग कर्ज है जी, हर किसान परिवार के। और लगभग जो किसान सुसाइड करता है या आत्महत्या करता है वो लगभग उसमें से 80% वो किसान होते हैं जो बैंकों को लोन नहीं चुका पाते हैं। तो आप विडंबना देखिए कि एक तरफ कॉर्पोरेट जगत के 4 लाख करोड़ माफ कर दिए जाते हैं, दूसरा 72,000 करोड़ माफ करने में इनका अर्थशास्त्र बिगड़ जाता है, इनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। तो अगर आप किसान को उसका जो उपज है उसका समर्थन मूल्य बिल्कुल सही दे, साथ में जो लोन पे जो दी जाने वाली सब्सिडी है उसको अगर बढ़ाया जाए तो हो सकता है कि किसान का भला हो। सुखदेव जी, किसानों की आप बात कर रहे हैं, एक मेरे दिमाग में गहन सवाल है। प्रधानमंत्री समृद्धि योजना में साल भर के 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 6,000 रुपये के हिसाब से 500 रुपये पर महीने परिवार के आता है, और एक परिवार में 5 आदमी होते हैं, ऐसे करके 3 रुपये कुछ पर डे के हिसाब से उसके बट में आते हैं। क्या 3 रुपये में देश का किसान समृद्ध हो सकेगा अगर पर डे उसको 3 रुपये मिले तो? क्योंकि 5 रुपये का एक चाय का कप आता है। मैं यही चीज तो आपसे कह रहा हूँ ना कि 6,000 रुपए देना, 10,000 रुपए देना, ये किसान की समस्या का समाधान नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या अन्नदाता को भिखारी बनाया जा रहा है जो 3 रुपए देते हैं? बिल्कुल। आप ये क्यों कह रहे हैं? आप इस चीज पे आइए, जो 2016 का जो इकोनॉमी सर्वे है वो इस बात की गवाही दे रहा है कि एक किसान की सालाना आय, एक किसान की जो सालाना आय है वो मात्र 20,000 रुपए, अर्थात वो 1,700 रुपए में अपना घर परिवार कैसे चला सकता है? लेकिन ये तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था, मैनिफेस्टो में भी था कि हम 72,000 रुपए देंगे किसानों को। तो दोनों ही पार्टी लगातार किसानों पर क्यों हस्तक्षेप करती है, क्यों किसानों को बेकारी बनाती है? अन्नदाता जो देश भर का पेट भरता है उसके बगैर जीवन संभव नहीं है। क्या लगता है? नहीं, किसान देखिए, आप अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो उसका मैनिफेस्टो में किसान के लिए 6,000 नहीं था, वो आम जन के लिए 6,000 था, गरीब के लिए था, जिसमें किसान भी आते हैं। लेकिन किसान की जो खेती है उसके लिए मैनिफेस्टो में स्पष्ट था, वो मैनिफेस्टो में स्पष्ट ये कहा गया था कि सबसे ज्यादा जरूरत है किसान के लिए कोल्ड स्टोरेज की, सबसे ज्यादा जरूरत है किसान को पास में मंडी की, क्योंकि मंडी की हालात ये है कि जहां हमें 50,000 मंडियां चाहिए वहां पे मात्र 5,000 मंडी है। दूसरा सबसे मुख्य बात ये थी कि किसान तय करेगा कि उसकी फसल जो है उसका मूल्य क्या होगा। आप स्वामीनाथन की अगर रिपोर्ट देखेंगे उसमें भी ये स्पष्ट था कि एटलीस्ट अगर आपको किसान की मदद करनी है तो कम से कम आपको 22,000 रुपए पर ईयर उसको देना पड़ेगा, तब वो जाके एक हेल्प है। लेकिन आप 22,000 की बजाय आप कहां पे आ गए? मात्र 6,000 रुपए के ऊपर आ गए। और दूसरा, इस कृषि अध्यादेश बिल के अंदर तो बहुत इतनी बड़ी खामियां हैं। मैं उसका एक आपको बताता हूं कि अध्यादेश जो 3rd है उसकी धारा 4 क्या कहती है कि अगर मान लो आपने एक किसान ने जो अपना खेत है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया और किसी भी मामले को लेकर के अगर उनका डिस्प्यूट हो गया तो आप देखिए अलोकतांत्रिक तरीके से किसान का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है कि आप ये जो आपका जो मामला है वो केवल आप एसडीएम तक लेके जा सकते हैं। एसडीएम अगर मान लो उस पे किसान अगर संतुष्ट नहीं हो तो सेकंड अपील आपकी कलेक्टर के यहाँ पे होती है, और फिर भी अगर आप नहीं हो तो आपकी अपील कहीं नहीं होगी, अर्थात किसान इस मुद्दे को कोर्ट में भी नहीं लेके जा सकता है। तो आप बताइए कि अगर कॉर्पोरेट जगत की मनमानी होगी तो किसान कहाँ जाएगा? जी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के मैनिफेस्टो में 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करने का था। राजस्थान सरकार की बात करूं तो राजस्थान सरकार ने भी कर्जा माफ नहीं किया। यहाँ तक कि आपने बात कही कि हर कोल्ड स्टोरेज हर क्षेत्र में हो। मैं कहता हूँ हर ग्राम पंचायत लेवल पर अगर सरकार कृषि भंडारण खोल दे तो क्या लगता है सरकार का उचित मूल्य मिल सकेगा? किसान को उचित मूल्य मिल सकेगा या फिर किसान उस फसल का उचित लाभ उठा सकेगा? क्या लगता है? बिल्कुल, यही एक तरीके हैं और इसी तरीके से ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर एक चीज को आपको मैं दोहराना चाहता हूं कि कर्ज माफी एक बार का इस समस्या का हल है।
वन टाइम जी। लेकिन अगर आपको इसको पूरे परिदृश्य से देखना है कि किसानी है जिसको हम खेती बोलते हैं, उसको अगर हम उद्योग को दर्जा दें और वो अगर हमारे देश में बढ़ानी है तो उसके लिए आपको एज ए उसको उद्योग की नज़र से देखना होगा और उसी के हिसाब से इनके ऊपर जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट है वो करना होगा। अब आप एक छोटी सी मुझे एक बात बताइए, किसानी जो खेती है उससे जुड़े हुए आप कोई भी उद्योग धंधे ले लीजिए, मैं आपको गिनाता हूं। ट्रैक्टर निर्माता सारी कंपनियां प्रॉफिट में है जी। फर्टिलाइजर खाद निर्माता सारे प्रॉफिट में है जी। आपके पाइप इंडस्ट्रीज जिसकी हम बात करें, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की हम बात करें, जो पाइप बनाते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम बनाते हैं, वो सब प्रॉफिट में है। खासकर डीजल जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो प्रॉफिट में है। तो किसानी से जुड़ा हुआ जो भी व्यापार है वो फल फूल रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रहे हैं वो किसान आज भी गर्त में जा रहा है और कोई भी व्यक्ति, अब इससे बड़ी और क्या बात होगी, हर व्यक्ति चाहता है, जैसे एक सैनिक चाहता है कि मेरा बेटा सैनिक बने, एक कलेक्टर चाहता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बने, लेकिन किसान कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने, क्योंकि आपने उसको इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है जी। कहीं ना कहीं सुखदेव जी, ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान सरकार भी किसानों पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही है? अगर आपने बात करी कि हर क्षेत्र में भंडारण बनाया जाए तो उसको तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पंचायत भवन है, जर्जर भवन है। यहाँ तक कि पिछली सरकार में, वसुंधरा सरकार में, प्राइमरी सेक्शन के जो स्कूल थे खाली पड़े हैं, उनमें भंडारण खोल दिए जाए, जर्जर हो रही है वो इमारतें। देखिए, जो एग्रीकल्चर का 10,000 भवन है जो खाली पड़े। बिल्कुल, एग्रीकल्चर कृषि संबंधी जो बातें होती हैं या जो नीति होती है वो सारा का सारा लगभग 80% केंद्र सरकार निर्धारित करती है जी। उसके बाद में राज्य सरकार उनके ऊपर वो करती है। राज्य सरकार जैसी सरकार आई उसके बाद में किसानों का कर्जा भी माफ किया है। कहाँ किया है? कितना आंकड़ा है आपके पास? किसानों का कर्जा माफ किया केवल डिफाल्टरों का, जो डिफाल्टर है, अर्थात लेकिन सभी किसानों की बात थी नहीं, बात सभी किसानों की, अर्थात जो लोग नहीं चुका पाए जी। जो किसी कारणवश में, जो मंदी के कारणवश में या फसल खराबी के कारणवश में जो नहीं चुका पाए, उनका जो है वो कर्ज माफ हुआ है। उसके बाद में और कई तरीके की योजनाएं बन रही हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद डिफाल्टरों की भी संख्या बढ़ रही है। मैं वही तो कह रहा हूं ना, उसके आते आते जब सारी नजर इन अध्यादेश बिलों के ऊपर थी, सरकार को बार बार कहा जाया था कि आप बात यहाँ पे केवल राजस्थान की नहीं है, आपको बात बिहार की भी करनी होगी, आपको बात कर्नाटक की भी करनी होगी, क्योंकि नीति निर्धारित केंद्र सरकार के द्वारा होती है और उसके बाद में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो राज्यों पर होता है। तो वहां से जो अभी जो नीति बनी है वो नीति बिल्कुल किसान विरोधी नीति है। जितने भी जो अध्यादेश हैं उस अध्यादेश के अंदर सारी के सारे जो अध्यादेश हैं उसके अंदर जो किसानों का अहित है, किसानों का हित नहीं है जी। सुखदेव जी, क्या लगता है, आप एक राजस्थान जन विकास परिषद की ओर से आज स्टूडियो में हैं, किसानों पर कब तक इसी तरह अत्याचार होता रहेगा? क्योंकि जो भी नेता आता है, धरातल पर आता है, उस समय केवल किसानों की बात करता है, लेकिन चाहे विधानसभा में जाए या फिर संसद में जाए, वो नेता सबसे पहले किसानों को ही दरकिनार करता है। क्या लगता है, कब तक इसी तरह जारी रहेगा? देखिए, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि एक आंकड़ा मुझे याद आ रहा है कि संसद के अंदर 38% सांसद अपने आप को किसान कहते हैं जी। 38%। आप सोच के देखिए कि संसद के अंदर किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले वो कहते हैं कि हम खुद किसान हैं जी। वो जब खुद किसान अपनी बात ही वहां पे नहीं रख पा रहे हैं तो फिर इस तरीके से कैसे होगा? और इसका मैं एक ही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब तक किसान का जो फसल का जो उसका जो मूल्य है, अर्थात जो उसकी लागत है, वो जब तक किसान को नहीं मिलेगी, एक किसानी को जब तक आप उद्योग का बड़ा दर्जा नहीं देंगे, तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि हम किसानों को किस तरीके से उनका हम भला कर सके। क्योंकि आपने कॉरपोरेट जगत के लिए, कंपनियों के लिए तो एमआरपी बना दिया, लेकिन किसानों के लिए आपने एमएसपी बनाया है। तो वो एमएसपी ना हो करके किसानों का भी अपना एक एमआरपी हो, अर्थात किसान अपने आप में ये बताए कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है और इसकी ये वैल्यू है, क्योंकि मेरी लागत अगर 13 रुपए आई है तो मुझे कम से कम इसका 20 रुपए मिलना चाहिए। और एक मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आप शुरू से लेकर के अब तक के आंकड़े उठा के देखिए, आपका जो, अगर मैं 40 साल या 30 साल पहले जाऊँ तो आप छोटी सी आप याद कीजिए कि 90 के अंदर गेहूं का क्या मूल्य था और 2000 के अंदर गेहूं का क्या मूल्य है।
90 के अंदर मुझे लगता है कि शायद 200 400 या 500 रुपए क्विंटल मूल्य था, जो आज 2000 रुपए। कितना गुना बढ़ा? 5 गुना। आप सैलरीड लोगों की तनख्वाह देखिए, आप 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह देखिए, और तो छोड़िए आप विधायक और सांसदों की तनख्वाह देखिए कि सन 90 से लेकर के 2000 तक उनकी कितनी तनख्वाहें बढ़ी हैं। क्या इस तरीके से क्या किसान का जो उपज मूल्य है वो बढ़ाया नहीं जा सकता? सुखदेव जी, आपने एक बात कही, क्षेत्र में भंडारण खोले जाएंगे तो क्या लगता है किसान फसल का स्टॉक करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो उसके ऊपर जो कर्जा है, बीज का, खाद का, निदाई का, गुड़ाई का, पिलाई का, है यूरिया का, जुताई का, ये कहाँ से वहन करेगा? अगर वह स्टॉक कर भी देता है तो एक्सपोर्ट कैसे होगा देश से? देखिए, बात क्या है कि क्योंकि मंडियों में माल पहुंचेगा नहीं अगर भंडारण हो गया तो। अगर हमारे किसान को हम देखें तो उसमें अंतर बहुत है जी। आप जो भी बिल लेके आए हैं वो एक्चुअली आपने एक यूरोप का जो बिल है उसकी कॉपी कर जी, यही मैं कहने वाला था, क्योंकि भारत एक ऐसा कृषि प्रधान देश है, सभी वातावरण अनुकूल हैं, जिससे रबी खरीफ की फसलें मुख्यतः हर क्षेत्र में होती हैं। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि आपको धरातल पे वो भी देखना होगा कि हमारे किसान की स्थिति और विदेश में जो किसान है उनकी स्थितियों में रात दिन का अंतर है। वहाँ एक किसान के पास में 6-6 हज़ार बीघा ज़मीन होती है, जिसके ऊपर वो, और साथ में एक टेक्नोलॉजी होती है पूरी, इसके साथ में वो काम करता है। उसके बावजूद भी 30 साल पहले इसी तरह के अध्यादेश बिल वहां पे लाए गए थे, वहां भी किसानों की आय घटी, जिसकी वजह से सरकार को वो बिल वापस लेने पड़े। वहां पे खुद इस चीज में मुश्किल में है कि अब आगे क्या किया जाए। अब मैं आता हूं कि देश के किसान की बात है। मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं, आप भी गांव से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी के पास 10 बीघा जमीन है, किसी के पास 15 बीघा जमीन है, कोई तो अपना 5 बीघा में गुजारा करता है। और दूसरी ओर एक बात है, आप बेस लेवल पे आपको किसानी देखनी होगी। अब आप देखिए होता क्या है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। गांव की जितनी जमीन है उसका 50 से 70% जो लोग हैं, जो मालिक हैं, वो शहर में बैठे हैं। आप मानते हैं इस चीज को? वो शहर में बैठे हैं। किसानी कौन कर रहा है? जो वास्तव में किसान है वो किसानी कर रहा है, खेती कर रहा है। अब वहां पे होता क्या है कि 10 बीघा तो उसकी खुद की होती है, 10 बीघा वो बटाई पे लेता है, ठीक है। अब जब ओलावृष्टि हो गई, या मान लो आपको 6,000 रुपए सालाना दिए जा रहे हैं, तो खाते में किसके में जा रहे हैं? उस व्यक्ति के खाते में जा रहे हैं जो उस जमीन का मालिक है। उसके पास कोई भी किसी तरीके की सहायता नहीं पहुंच रही है, जो वास्तव में वहां पे किसानी कर रहा है। उस व्यक्ति को या उस किसान को कब मदद मिलेगी? उसको जब मदद मिलेगी जो ये पहचान होगी कि ये व्यक्ति खेती करने वाला है। जी, जैसा कि सुखदेव सिंह जी हमारे आज ऑफिस में रहे, जिन्होंने बताया कि किसान इस समय बिल्कुल आर्थिक तंगी में है, किसान को अपने समर्थन मूल्य की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को हर क्षेत्र में एक अनाज भंडारण खोलना चाहिए, ताकि किसान अपना अनाज भंडारण उचित समय पर उचित कर सके और अपने माल का उचित भाव तय कर सके। इतना ही नहीं, मंडी के भाव उसी प्रकार सरकार को तय करने चाहिए जिस प्रकार सरकार सैलरी तय करती है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। किसी और शख्सियत के साथ होंगे बहुत जल्द। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।